नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार सभी साथियों का पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, कैसे चुनाव होगा, संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है देश के लिए, कौन से लेवल स्तर, सारे संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचन कैसे होगा, तिथियां किस प्रकार से घोषित है, किस प्रकार से पिछले उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दिया, सारे प्रावधान इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात अगर हम करें तो संवैधानिक प्रावधान के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण बात और चर्चा करेंगे आज हम। और सबसे पहले देखो, वॉइस प्रेसिडेंटल इलेक्शन 2025 और महत्वपूर्ण तिथियां इसके तहत घोषित कर दी गई है। 7 अगस्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अपेक्षा वाली अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अगले उपराष्ट्रपति, जैसे 21 जुलाई को पिछले जो उपराष्ट्रपति के पद पर थे अपने जगदीप धनखड़, उन्होंने त्यागपत्र 21 जुलाई को दे दिया था। और इसमें अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 68 में दिया गया है, उल्लेख किया गया है कि अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र करवाया जाए। यानी ये कंफर्म डेट नहीं कब होगा, लेकिन निर्धारित ये है कि अगले यथाशीघ्र करवाया जाए और लगभग 60 दिन में ये नोटिफिकेशन आना होता है। 21 अगस्त से नाम निर्देशन की अंतिम तिथि, यानी नाम है वो नामांकन कर सकते हैं, अंतिम तिथि का वो था। 22 अगस्त नाम निर्देशन की समीक्षा तिथि इसमें दे रखी है। 25 अगस्त से अभ्यर्थी वापस कोई नाम अगर उठाना चाहे तो उसकी डेट, ये भी अगर हम बात करें तो मोस्टली डेटें निकल चुकी। अब देखो, 9 सितंबर वह तिथि है जब यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन कराया जाएगा। अगर मान लो कि एक ही व्यक्ति का आवेदन आता है तो निर्विरोध निर्वाचित पहले ही हो जाते हैं इसमें। और 9 सितंबर को ही हमें इस दिन क्या होगी, मतगणना होगी और परिणाम भी इसी दिन आ जाएगा। ठीक है, फिर शपथ का अलग से वो नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ आना होता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कब होता है, पहली कंडीशन क्या होती है? तो एक तो देखो, सामान्य स्थिति की बात करें, यानी बीच में कोई त्यागपत्र नहीं दे या किसी कारणवश सीट आकस्मिक रिक्तता में नहीं आए, तब स्थिति ध्यान रखना, ये सामान्य स्थिति है। रेगुलर इलेक्शन जो होते हैं 5 वर्ष बाद होने होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिन पहले के भीतर चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है और चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार से तय किया जाता है कि कार्यकाल समाप्त होने के अगले दिन नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण कर ले। यानी जैसे पिछले उपराष्ट्रपति ने 11 अगस्त को पदभार अपने ग्रहण किया था, तो इससे 60 दिन पहले ही चुनाव आयोग तैयारियां करना शुरू कर देगा। और जैसे 11 अगस्त को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे 2 दिन उससे पहले दिन ये लगभग एक चीज हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एकदम, जैसे 11 अगस्त को शपथ ली तो 10 अगस्त को कार्यकाल समाप्त हो, अगले मान लो 10 अगस्त को तैयार रहे उपराष्ट्रपति और तुरंत शपथ। ये रेगुलर कंडीशन है। रिक्त की स्थिति यानी किसी कारणवश, यानी कैजुअल वैकेंसी, यानी रिक्त हो जाए किसी कारणवश, तब क्या होगा? यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे, निष्कासित कर दिया जाए, यानी संकल्प प्रस्ताव के द्वारा उनको हटा दिया जाए किसी कारणवश, ये भी हो सकता है। राज्यसभा सदस्य हटा सकते हैं लोकसभा के साथ मिलकर। तो अधिनियम के अनुसार चुनाव आयोग यथाशीघ्र, देखो मैंने क्या कहा था, आर्टिकल याद रखना, इसमें 68 है और उसमें दिया यथाशीघ्र जारी करनी होगी अधिसूचना चुनाव की, और रिक्ति को भरने है तो चुनाव करवाना होगा। ये मोस्टली अगर हम बात करें तो भारतीय संवैधानिक प्रावधान इसमें दे रखा है। पहले तो ये कंडीशन। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 से नामांकन तिथि, नामांकनों की कुल संख्या वगैरह अगर हम बात करें, तिथि वगैरह हमने बात कर ही ली इसमें, मोस्टली नोट कर ही लिया इसमें। ठीक है, दूसरी बात है नामांकन पत्र दाखिल, टोटल 46 हुए थे इसमें, वेद पाए गए केवल 2 उम्मीदवारों के। रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? तो पीसी मोदी। ये कौन है वर्तमान में? राज्यसभा के। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। उम्मीदवार तो आप पता ही है कि जैसे मानो कि 2 उम्मीदवार हैं, एनडीए उम्मीदवार और इंडिया उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार है, दोनों तरफ से चुनाव लड़ेंगे। जैसे भी जिस आधार पर जीतते उसके आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन रिटर्निंग यानी निर्वाचन अधिकारी कौन है इसमें? पीसी मोदी है, ध्यान रखना। और लोकसभा राज्यसभा के ये क्या है? महासचिव। वेद उम्मीदवार कौन से? तो एनडीए के उम्मीदवार एक तो याद रखोगे सीपी राधाकृष्णन, एनडीए उम्मीदवार यानी भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, और एक विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, ये न्यायाधीश रह चुके और सीपी राधाकृष्णन है ये
मान लो कि राजनीति से काफी लंबे समय से रह चुके, तमिलनाडु से ये चुनाव भी 4 बार चुनाव लोकसभा के हार चुके, 3 बार जीत चुके। ठीक है, दोनों ने 4-4 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए थे और सभी मान्य पाए गए, यानी 4-4 फॉर्म भरे थे। ठीक है, और इसमें आपको पता हो तो मोस्टली अगर हम बात करें तो 15,000 रुपए तो इसमें सरकारी खाते में जमा होने होते हैं, और जो वेद मत अगर नहीं, टोटल वेद मतों का 1/6 भाग मत हासिल नहीं कर पाते तो वो जमानत के तौर पे जब्त हो जाते, ये जमानत राशि है, ध्यान रखना। ठीक है, और 20 प्रस्तावक चाहिए होता है और 20 समर्थक चाहिए होता है। बाकी उम्मीदवारों ने फॉर्म तो लगाए थे, लेकिन कुछ तो इनके लिए सपोर्टिंग के लिए थे और कुछ ने ऐसे लगाए थे जो अवैध पाए गए, जिनको हटा दिया गया। ये देखो भारत सरकार, भारत का संविधान है, 1 मई 2024 से यथा विद्यमान की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके कौन से भाग में, भाग 5 में संघ कार्यपालिका, उसके अध्याय पहले में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। यानी आप अगर उपराष्ट्रपति का थोड़ा ध्यान दे तो अनुच्छेद 63 से लेकर 63, 64, 65, 66, 69 तक उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उल्लेख, शपथ तक उल्लेख मोस्टली दिया गया। ठीक है, ये हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख है। यानी भाग कौन से में, भाग 5 में संघ का उल्लेख है, और अध्याय कौन सा है, पहला अध्याय, इसमें कार्यपालिका में ये दोनों दी हुई है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 देर रात स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सा सलाह का पालन करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से, सीधी बात याद रखना है, 21 जुलाई को इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। ठीक है, बात जो भी हो, रीजन जो भी हो, तो कारण तो कुछ न कुछ बताना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब दबाव हो या कोई भी रीजन हो सकता है। अनुच्छेद 67 के इन्होंने साफ साफ लिखा, 67 के का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा तो सौंपा, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, धनखड़ ने 2022 में उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था, और संविधान के अनुसार उनका 5 वर्षीय कार्यकाल 2027 में पूरा होना। इन्होंने 11 अगस्त को संभाला 2022 को, और इन्होंने त्यागपत्र कब दे दिया, 21 जुलाई 2025 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने में पहले तो वीवी गिरी थे, 1969 में उपराष्ट्रपति पद से चाहकर खुद त्यागपत्र दिया था और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, या फिर जगदीप धनखड़ ने यह त्यागपत्र दिया है। ठीक है, फिर देखो 2025 का चुनाव कार्यक्रम, नामांकन तिथि है 21 अगस्त तक के, नामांकन की जांच 22 को हो जाती है, नाम वापसी का समय 25 अगस्त तक दिया गया था। इसमें मतदान और मतगणना की बात करें तो ये 9 सितंबर को होगी। कब होगी, 9 सितंबर। ये आवश्यकता पड़ने का मतलब होता है एक ही फॉर्म भरा जाए तो निर्विरोध जिस दिन मान लो कि अंतिम वापसी हो जाती है उसी दिन या जिस समय ये एक फॉर्म अंतिम तिथि के बाद में उठाने के बाद में जो बचते हैं उसी दिन क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, कानूनी ढांचा क्या है, अनुच्छेद 64 से लेकर अनुच्छेद 68 तक थोड़ी सी बात करें तो देखो, एक तो आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 क्या कहता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में तो वो उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर सकता है, 65 में दे रखा है। 66 में निर्वाचन और योग्यताएं दोनों दी हुई है। 67 में उनका कार्यकाल 5 वर्ष का उल्लेख दिया गया है, और 67 में यथाशीघ्र चुनाव पद रिक्त होने पर करवाए जाएंगे, सॉरी 68 में, और अच्छा 66 67 में कार्यकाल हो गया, 68 में यथाशीघ्र अगर पद रिक्त होता है तो चुनाव करवाए जाएंगे, 69 में इनके शपथ का उल्लेख है जो राष्ट्रपति दिलाता है इनको। ठीक है, ये बात मोस्टली दे रखा है, तो 63 से लेकर 69 तक मैंने ये बातें उल्लेखित कर ली। ठीक है, फिर देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव अधिनियम 1952 और नियमों द्वारा यह चुनाव नियंत्रित होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम आ रखा है कब का, ये पॉइंट नोट करना, 1952 में एक्ट है, उसके तहत ये नियंत्रित होता है, और चुनाव आयोग करवाता है अनुच्छेद 324 के तहत ये कार्य इनका होता है। मतदान कैसे होता है, तो ये गुप्त मतदान होता है, सेक्रेटरी बैलेट पेपर से होता है। निर्वाचन अधिकारी परंपरा से लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव, यानी एक बार लोकसभा के महासचिव आएंगे और दूसरी बार राज्यसभा के महासचिव उनके निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। 2 वरिष्ठ अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त और होते हैं जो उनके सहयोग के लिए होते हैं। इसमें प्रक्रिया ये रहती है। मतपत्र एवं मतदान, अब देखो मतपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में भी छपेंगे
और अंग्रेजी में भी छपेंगे। पहले कॉलम में प्रत्याशियों के नाम होंगे, इस प्रकार से कॉलम बना होता है, उसमें पहले प्रत्याशियों के नाम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे कॉलम में मतदाता की प्राथमिकता दर्ज होगी, फिर उसमें ये इस प्रकार से कि मैं पहली वरीयता दूसरी वरीयता किस प्रकार से ये दर्ज की जाती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है। यहां पर कोई मान लो कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखना। विधानसभा होते हैं, इसलिए सबका मत का मूल्य चाहे तो आप 1 मान लो चाहे 100 मान लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह अलग अलग मूल्य नहीं होता है, केवल पहला वरीयता क्रम फर्स्ट प्रेफरेंस अनिवार्य, अन्य का यानी आप जैसे मानो कि एक तो जैसे एनडीए के उम्मीदवार है, एक तो ये एनडीए के हो गए और ये एक इंडिया के उम्मीदवार हो गए। आप मान लो कि पहली वरीयता देना चाहो इसमें और इसमें पहली वरीयता, इसमें दूसरी, इसमें पहले, ऐसे देना चाहो, ठीक है। किसको किस प्रकार से आप इंडिया और एनडीए को यानी वरीयता क्रम दे रहे हो वो आधार पर महत्वपूर्ण। पहला देना जरूरी अनिवार्य होता है, बाकी दो तो ठीक है, नहीं भी दो तो ठीक होता है, ठीक है। ये इसमें स्थिति होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर कौन चुनौती दे सकता है? कोई अभ्यर्थी स्वयं या कम से कम 10 निर्वाचक, यानी जो चुनाव लड़ रहे हो ये तो खुद ही अगर अपील करें भारतीय निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट से तब, और या फिर उनके जो मतदाता है जिन्होंने वोट दिया यानी संसद के सदस्य 10 अगर सदस्य मिलकर अपील करे तो चुनौती सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा। केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, अन्य कहीं पर भी यह चुनौती नहीं होती है, ध्यान रखना। चुनाव परिणाम की घोषणा की तारीख से याचिका दायर की जा सकती है। मान लो कि यानी अगले 30 दिन का समय रहता है, अगर आप भी चुनाव परिणाम से संतुष्ट नहीं हो तो अगले 30 दिन में याचिका दर्ज करो, या तो खुद उम्मीदवार करेगा या उनके जो निर्वाचन करने वाले जो उनके समर्थक या निर्वाचक है वो करेंगे। 10 होने चाहिए वो कम से कम, ठीक है। लेकिन याचिका 30 दिन के भीतर दाखिल करनी होगी, 30 दिन के बाद में याचिका स्वीकार सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो उपराष्ट्रपति की थोड़ी सी बात करें, यह दोहरी भूमिका में होता है। कैसे? विधायी कार्य भी करता है, ये कार्यपालिका भी कार्य भी करता है। विधायी कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो इनके पास में दोहरा प्रावधान होता है। उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति होने के कारण संसद का हिस्सा भी होते हैं, ठीक है। ये कार्यपालिका का हिस्सा होता है एक महत्वपूर्ण, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य होने के कारण राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार, ठीक है। इसलिए संसद का भी क्या होता है? एक हिस्सा होता है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उन्हें राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकॉल में कौन सा नंबर आए? पहले प्रेसिडेंट होंगे और दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट का नंबर इसमें होता है, ठीक है। तो लेवल अगर बात करें तो सेकंड पे है, और दूसरी बात करें तो कार्यपालिका का हिस्सा होता है और संसद का भी हिस्सा, राज्यसभा का हिस्सा होता है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद, लेकिन वहां राष्ट्रपति प्रणाली है, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली। वहां पर राष्ट्रपति प्रणाली से व्यवस्था, अपने यहां तो संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम अपने चलता है। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई, लेकिन अमेरिका मॉडल का यह तत्व लिया कि उपराष्ट्रपति ऊपरी सदन राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे और विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। यानी अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन अमेरिका में उपराष्ट्रपति को किसी सदन की सदस्यता नहीं यानी अध्यक्षता नहीं दी जाती। जब राष्ट्रपति पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति पद धारण करेगा। हमारे करते तो ऐसे, लेकिन एक्स्ट्रा काम देते हैं कौन सा कि वो क्या करेंगे? तो एक्स्ट्रा काम देते हैं अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य करना होता है उनको, ठीक है। देखो 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति की भूमिका में रहेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 64 परंतु जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान राज्यसभा सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, फिर वो उपराष्ट्रपति का कार्य करेगा। और ये पद धारण कौन करेगा? फिर उपसभापति होता है ना, उसके अधीन आ जाता है, और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के सदैव वेतन और भत्ते हकदार नहीं होगा, ठीक है। जब वो उस समय किसके अकॉर्डिंग होगा? देखो यहां पर है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के कारण उनको 97 के अनुसार 4 लाख रुपए वेतन और प्लस भत्ते दिए जाते हैं। जब ये उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का कार्य करेगा, तो यहां पर साफ साफ ये चीज भी अंकित है कि वो अनुच्छेद 65 के तहत
जब राज्यसभा का यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण करेगा तो अनुच्छेद 70 ये कहता है उनको वेतन, भत्ते, उपलब्धियां, शक्तियां सब कुछ किसके समान मिलेगी? राष्ट्रपति के समान मिलेगी। तो ये हकदार उसमें नहीं रहेगा फिर, है ना। 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने का उल्लेख किया गया। ठीक है, मैं सीधी भाषा में 65 को समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, त्यागपत्र दे दे, हटा दे महाभियोग से अनुच्छेद 61 के तहत, या और भी विदेश यात्रा, बीमारी, कोई भी रीजन हो, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे। यह कंडीशन जब भी इसमें होती है। ठीक है, देखो इसमें मृत्यु है, त्याग, पद त्याग है, हटाए जाने अन्य कोई भी कारण है, और जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमारी अन्य किसी कारण से, तो भी ये कार्य करेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति अवधि के दौरान अन्य किसी अवधि के संबंध में वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है, तो कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, तो राष्ट्रपति सभी शक्तियों और उन्मुक्तियों उसकी यानी उपलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे वो सब मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलता है। ये 65 में बात उल्लेखित है। 66 कहता है निर्वाचन। तो निर्वाचन याद रखना, संसद के जो दोनों सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, देखो याद रखना यहां पर एक निर्वाचक मंडल बनता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और दोनों की यानी सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भी और निर्वाचित भी शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी विधानमंडल के सदन के सदस्य नहीं होगा। यानी एक शर्त है ये कि किसी सदन, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर है तो जैसे उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा वो पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति, ये देखो योग्यताएं, पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी कर चुका हो और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, तभी वो क्या होगा, इसके लिए योग्य होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का अधीन, सीधी बात इतनी याद रखनी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना, अधीन भारत सरकार के अंदर से लाभ के अधीन कोई पद धारण नहीं करता हो, तो अगर करता है तो पात्र नहीं होगा और नहीं करता है तो उसमें योग्य होता है। ठीक है, स्पष्ट तौर पे हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि लाभ का पद कौन सा होता है, इसको परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, कोई व्यक्ति अन्य कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा यदि वो संघ का, देखो एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ के किसी भी राज्य का मंत्री अगर है तो वो लाभ के पद में नहीं माना जाएगा। वैसे संविधान में लाभ के पद को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी अन्य मंत्री वगैरह वो लाभ के, राज्यपाल, ये लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर 17वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन। देखो अगर हम वर्तमान की बात करें तो जिन्होंने त्यागपत्र दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वो 16वें भारत के उपराष्ट्रपति थे। और व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो भारत के 2 उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 2 बार कार्यकाल रहा उनका, तो व्यक्तिगत तौर पे 14वें नंबर पे है। ठीक है, ये चीज नोट करना। ये है कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बनेंगे अब जब निर्वाचन होगा, तो 17वें नंबर के। निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन है? राज्यसभा के 233 सदस्य निर्वाचित है और वर्तमान में याद रखना 5 सीटें रिक्त है, 38 में से 5 सीटें रिक्त है। तो याद रखना ये मनोनीत सदस्य भी शामिल है, तो 233 प्लस 12 प्लस लोकसभा के 543, लोकसभा के कितने हैं इसमें? 543 इसमें शामिल है, ध्यान रखना। और वर्तमान में 1 सीट रिक्त है। देखो लोकसभा टोटल 543 है, इसमें से भी कितनी सीटें रिक्त है? 1 सीट रिक्त है। तो 33 प्लस 12 कितने हो गए? 45 ही है सीटें टोटल। ठीक है, इसमें से 5 सीटें ये माइनस कर लेना, बस इतना नोट करना। 5 सीटें माइनस है तो हो जाएंगे कितने? तो ये बच के अपने पास में 28 और 12 तो ये हो गए, और इसमें से 543 में से 42,
इसमें मनोनीत वाले 2 सदस्य अब होते नहीं, 104वें संशोधन से हटा दिया। तो यह निर्वाचक मंडल बनेगा जो वोट देंगे उपराष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों के कुल 788, वर्तमान में 782 सदस्य शामिल होने इसमें। सभी निर्वाचक संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इसलिए संसद के प्रत्येक सदस्य का मत मान एक समान होता है, अर्थात एक मान होगा, चाहे 1 मानो, 100 मानो, 10 मानो, सबका बराबर माना जाएगा। निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार के परामर्श से 25 जुलाई 2025 को अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार के उपराष्ट्रपति के पद के वर्तमान निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया, पीसी मोदी। ठीक है, मतपत्र पर निशान केवल चुनाव आयोग द्वारा दिए गए विशेष पेन से लगाया जा सकता है, अन्य पेन से डाला गया वेद क्या जो मत है वो क्या होगा, एक पेन दिया जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा और उसी पेन से ही वो राइट का चिन्ह लगा सकते हैं, बाकी पेन अवैध माना जाएगा, पूरा वोट ही खारिज है। फिर नामांकन का नियम क्या है? उम्मीदवार स्वयं या उसके प्रस्तावक द्वारा किया जा सकता है, यानी खुद उम्मीदवार ला सकता है या उसके प्रस्तावक आगे बढ़ाकर निर्वाचन अधिकारी को दे सकते हैं। कम से कम 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक, अनुमोदक बोलते हैं समर्थक, यानी 40 उसके वोटर होने चाहिए और वो खुद ही उम्मीदवार हो तो अगर ये फॉर्म अप्लाई हो सकता है। एक सांसद एक से अधिक उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकता, एक सांसद एक के लिए ही समर्थक हो सकता है या प्रस्तावक हो सकता है। अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं, जो किए इन दोनों ने। सुरक्षा राशि 15,000 रुपए है, जो आरबीआई या सरकारी कोषागार में जमा होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार मतदान और मतगणना स्थल पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। ठीक है, और ये जो राशि है वो अगर 1/6 भाग मत वेद मत नहीं हासिल कर पाते, 1/6 भाग है, तो जमानत की राशि 15,000 जब्त हो जाएगी। राजनीतिक दल अपने सांसदों को विहिप जारी नहीं कर सकता, यानी कोई ये नहीं कह सकता कि वोट देने के लिए मजबूर हो, नहीं भी आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और वोट किसी को दे कैसे भी दे, कोई इसमें रुकावट नहीं है। यदि रिश्वतखोरी या अनुचित प्रभाव पाया जाता है तो चुनाव अवैध घोषित किया जा सकता है। अधिनियम 1952 की धारा 18, दंड संहिता की धारा 170 और 71 के अकॉर्डिंग, यानी रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, किसी दबाव में लाकर कोई भी कारण से अगर मतदान करवा रहे हैं तो अवैध घोषित हो सकता है। चुनाव में पारंपरिक प्रचार, बैनर, पोस्टर नहीं होता है, इसमें बैनर और पोस्टर नहीं लगाए जाते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश दिया जाता है कि पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग ही किया जाए। इसमें ज्यादा मान लो कि लोगों तक तो पहुंचाना नहीं है, बाकी लोग इनके जो सांसद वगैरह होते हैं उन तक ही पहुंचाना होता है। 67 में दे रखा है कार्यकाल यानी पदावधि। तो जैसे देखो, अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु कुछ कंडीशन है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकता है, यानी देगा किसको? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा, यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखो, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया जिससे लोकसभा सहमत हो, किंतु खंड 1 के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प प्रस्तावित करने के आज से कम 14 दिन पहले सूचना न दी जाए। 14 दिन पहले सूचित देंगे, राज्यसभा में हटाने का संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा, साधारण बहुमत से पारित होगा, और उसका लोकसभा अगर और समर्थन कर दे तो समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, और अगर मान लो कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा भी हो जाए तो जब तक अगला उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं करता तब तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है, ये चीज नोट करना। 68 कहते हैं कि बढ़ने के लिए निर्वाचन आयोग समय या आकस्मिक रिक्ति बढ़ने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का है कि यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा। हालांकि संविधान में ऐसा कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई उल्लेख नहीं है, 6 महीने का भी उल्लेख नहीं है, 6 महीने में पद भरा जाएगा इसका भी उल्लेख नहीं है, लेकिन इतना है कि यथाशीघ्र भरा जाएगा। ठीक है, कोई भी कारण जैसे मानो की मृत्यु है, पद त्याग है, पद से हटाए जाने के कारण है, अन्य कोई भी रिक्ति है, तो निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र, देखो ये एक ही चीज है, यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 5 वर्ष की तारीख अगर पूरी होती है उसे 60 दिन पहले चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू हो जाते हैं। 69 क्या कहता है? 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो ईश्वर को मानता है वो शपथ लेगा, जो नहीं मानता है वो क्या करेगा? वो प्रतिज्ञान कर सकता है। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है,
ये इस प्रकार से मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं देखो अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। देखो अगर मान लो ईश्वर को मानता है तो वो शपथ की बात करेगा, और जो नहीं मानता है वो सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करेगा कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक तरीके से मैं पालन करूंगा। यह शपथ किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा ले जाती है। ठीक है, फिर देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कोई सशक्त विषय की अगर बात करें तो नॉर्मल चीजें ये है इसमें। मानो कि अगर कोई आपको लगे अनुच्छेद 71 के अनुसार कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो सिर्फ और सिर्फ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी आप अपील कहां कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते हो, अन्य नहीं कर सकते। और अपील तभी की जा सकती है जब खुद उम्मीदवार अपील करे या उसके जो वोट या जिन्होंने मत दिया है, वोट देने वाले अगर अपील करें तो ये अपील हो सकती है, अन्यथा अपील नहीं हो सकती। और कितने समय में? अपील अगले 30 दिन में करते हो तो अन्यथा उसके बाद में स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बात इसमें उल्लेखित है। संविधान भाग 5 में संघ और संसद के अधिकारी के तौर पे बात करें तो अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है इसमें। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये लाइन दो जगह मिलती है। कहां कहां मिलेगी? एक तो 64 में मिलेगी और एक ही 89 में मिलेगी। यहां पर भी उपराष्ट्रपति किसका काम करेंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य करेंगे। ठीक है, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, एक सभापति की जैसे उपसभापति भी चुनाव ये सदस्य अपने में से करते हैं। 91 में क्या करता है? सभापति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति और अन्य व्यक्ति की शक्ति इसमें प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 91 इसमें मोस्टली थोड़ा सा हल्का सा नोट करना। ब्रांड में कहता है जब सभापति और उपसभापति का पद हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी न होना। यानी जिसको भी जैसे राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो जिस मीटिंग में ये बहस चल रही है हटाने का, उस मीटिंग की अध्यक्षता वो व्यक्ति नहीं करेगा जिसको हटाने का प्रस्ताव चल रहा है। यह अनुच्छेद 92 की लिखित बात है, ध्यान रखना। ठीक है, 97 की बात करते हैं तो सभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका वेतन और भत्ते कहां मिलेंगे? अनुच्छेद 97 में उल्लेख किए गए हैं। तो सभापति और अध्यक्ष के वेतन 4 लाख रुपए, इस प्रकार से इसमें वेतन भत्ते उपलब्धियां वगैरह उल्लेखित की गई। ये बातें यहां पर दी हुई है। ठीक है, संसद का सचिवालय की थोड़ी सी बात करें तो संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होता है। प्रत्येक सदन का क्या होता है? अलग से या पृथक सचिवालय इसमें होता है। अनुच्छेद 98 की बात है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, संसद जैसे विधि द्वारा ये निर्धारित करे, नियुक्तियां करे, सेवा शर्तें वगैरह जो भी है, मान लो कि इसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद किया गया। 56 में देखो राष्ट्रपति की पदावधि है, पद ग्रहण की तिथि से यह भी 5 वर्ष होगा। लेकिन ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये त्याग पत्र दे सकते हैं। और अगर मान लो कि संविधान का अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं तो 61 के तहत दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव अगर पारित करते तो समय से पहले भी हटाया जा सकता। हटाने के बाद ध्यान रखना ख में उल्लेखित है और त्याग पत्र क में उल्लेखित है, ध्यान रखना। ठीक है, अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी पद धारण करता है जो, और उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक राष्ट्रपति है वो अपने पद पर बने रहेंगे। मैं सीधी भाषा में बात करूं तो राष्ट्रपति का उल्लेख इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसी में उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति की बात है वो 67 में दे रखी है। ठीक है, सेम सी बात इसमें दी है। यानी संपूर्ण तौर पे अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या स्थिति होती है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, मोस्टली सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र कब दिया, ये सारी जानकारी आज की क्लास में हमने जानने का प्रयास किया। क्लास बहुत बेहतरीन है। यहाँ तक अगर आप आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर अवश्य करते हैं। आज के लिए सभी साथी को जय हिंद, नमस्कार।